वेलकम टू द करंट अफेयर्स हाइब्रिड ऑडियो बुक सीरीज। इस सीरीज में हम विजन आईएएस मंथली मैगजीन से यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे। यू आर वाचिंग यूपीएससी सिविल 360। जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इकोनॉमी फ्रॉम द सितंबर मंथली मैगजीन ऑफ विजन आईएएस। इस टॉपिक का समरी नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। तो चलिए आज बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी से जुड़े कुछ जरूरी करंट डेवलपमेंट्स की, जो सितंबर महीने की मैगजीन में हाईलाइट हुए हैं। ये टॉपिक्स यूपीएससी, एसएससी और स्टेट पीएससी एस्पिरेंट्स के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बिल्कुल, इस महीने की मैगजीन में इकोनॉमी सेक्शन काफी पैक्ड है। इसमें नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स यानी जीएसटी 2.0, इंडिया का बढ़ता सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, पीएमएमआईटीआर स्कीम, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, सार्फसी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और पीएम मत्स्य संपदा योजना के 5 साल जैसे कई क्रूशियल टॉपिक्स शामिल हैं। ये सभी पॉलिसी चेंजेस और इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स दिखाते हैं कि इंडियन इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है। हाँ, और इन सबको समझना एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है। शुरुआत गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी रिफॉर्म से करते हैं। काफी चर्चा है इस जीएसटी 2.0 की। ये है क्या असल में? हाँ, हाल ही में जो 56th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, उसमें जीएसटी 2.0 प्लान को मंजूरी मिली है। एसेंशियली ये जीएसटी का एक नया वर्जन है जिसका मकसद है टैक्स स्ट्रक्चर को और सिंपल बनाना और कंप्लायंस यानी नियमों का पालन आसान करना। इसमें सबसे बड़ा बदलाव है रेट स्ट्रक्चर का। जीएसटी 1.2 जो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2017 से लागू हुआ था, उसका मकसद भी तो यही था, सिंप्लीफिकेशन, वन नेशन वन टैक्स। तो जीएसटी 2.0 की जरूरत क्यों पड़ी? क्या जीएसटी 1.0 के अनुभव से कुछ सबक मिले? एग्जैक्टली। जीएसटी 1.0 ने बेशक 17 टैक्सेस और 13 सेसेस को एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स में सबज्यूम किया, कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म किया और टैक्स पेयर बेस को भी बढ़ाया। 2017 में ये करीब 66.5 लाख था, जो 2025 तक 1.51 करोड़ तक पहुंच गया है। और कलेक्शंस भी बढ़े हैं। FY 2024-25 में ग्रॉस कलेक्शन 22,08,000 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले 4 सालों में डबल हुआ है। ये सब अचीवमेंट्स है, बिल्कुल है, लेकिन मल्टीपल रेट स्लैब्स जैसे 0%, 5%, 12%, 18%, 28% थे और कंप्लायंस कॉम्प्लेक्सिटीज वो बनी रहीं। तो जीएसटी 2.0 इन्हीं इश्यूज को एड्रेस करने की एक कोशिश है, कह सकते हैं। अच्छा, तो इस नए जीएसटी 2.0 में रेट रैशनलाइजेशन कैसे किया गया है? वो 2 स्लैब स्ट्रक्चर क्या है? हाँ, तो अब मुख्य रूप से 2 स्टैंडर्ड रेट्स होंगे, 5% और 18%। जो पहले के 12% और 28% के स्लैब्स थे, उन्हें हटा दिया गया है। ये एक बड़ा शिफ्ट है। इसके अलावा साइन गुड्स जैसे टोबैको, पैन मसाला और कुछ सिलेक्ट लग्जरी आइटम्स पर 40% का स्पेशल डीमेरिट रेट लगाया गया है। ये मौजूदा कॉम्पेंसेशन सेस को रिप्लेस करेगा। इस बदलाव से इफेक्टिव मीडियन रेट, जो पहले करीब 12% के आसपास था, वो घटकर लगभग 5% हो जाने का अनुमान है। इसका मतलब आम लोगों और बिजनेसेस पर सीधा असर पड़ेगा। किन सेक्टर्स में राहत मिलने की उम्मीद है? हाँ, कंज्यूमर्स के लिए काफी राहत है, बिल्कुल। एफएमसीजी एसेंशियल्स जैसे हेयर ऑयल, सोप्स, शैम्पूज, टूथपेस्ट वगैरह, जो पहले 18% स्लैब में थे, अब 5% में आ जाएंगे। हेल्थ सेक्टर में तो बड़ा कदम है। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस समेत को जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। एग्जेम्प्ट? अच्छा। जी, और 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स पर निल रेट लगेगा और बाकी दवाओं पर रेट 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ये तो हेल्थ अफोर्डेबिलिटी के लिए काफी पॉजिटिव लगता है। और इकोनॉमी के दूसरे ड्राइवर्स का क्या, जैसे कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल्स? हाँ, की इकोनॉमिक ड्राइवर्स पर भी ध्यान दिया गया है। जैसे सीमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत क्रूशियल है, उसे 28% से घटाकर 18% पर लाया गया है। एयर कंडीशनर्स, डिशवॉशर्स और सभी तरह के टीवी सेट्स पर अब यूनिफॉर्म 18% रेट होगा। पहले इनमें अलग अलग रेट्स थे। अच्छा, यूनिफॉर्मिटी आ गई। जी। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी बदलाव है। छोटी कार्स मतलब पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी लेस देन 1200 सीसी, डीजल लेस देन 1500 सीसी और लेंथ 4000 mm वाली और मोटरसाइकिल्स लेस देन 350 सीसी पर रेट 28% से घटाकर 18% किया गया है। रेट्स के अलावा कंप्लायंस और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में क्या सुधार है? सुना है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जीएसटीएटी भी आ रहा है। बिल्कुल, जीएसटीए का ऑपरेशनल होना सितंबर 2025 तक एक्सपेक्टेड है। ये जीएसटी से जुड़े विवादों के लिए एक डेडिकेटेड अपीलेट बॉडी होगी, जिससे यूनिफॉर्म और स्पीडी रेजोल्यूशन मिल सकेगा। कंप्लायंस साइड पर स्मॉल और लो रिस्क बिजनेसेस के लिए सिंप्लीफाइड ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन लाया जा रहा है, जिसमें ऑटोमेटेड अप्रूवल होगा। ये शायद नवंबर 1, 2025 से शुरू हो सकता है। ऑटोमेटेड अप्रूवल,
और ई कॉमर्स सप्लायर्स के लिए भी सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन को आप कह सकते हैं प्रिंसिपल में अप्रूव किया गया है। एक्सपोर्टर्स के लिए भी कुछ बदलाव है, वो इंटरमीडिएरी सर्विसेज वाला पॉइंट क्या है, ये काफी चर्चा में था। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है। इंटरमीडियरी सर्विसेज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई रूल बदला गया है। पहले ये सप्लायर के लोकेशन पर बेस्ड था, अब ये रिसिपिएंट यानी सेवा लेने वाले के लोकेशन पर बेस्ड होगा। इंटरमीडियरी सर्विसेज वो होती है जो दो पार्टीज के बीच सिर्फ फैसिलिटेशन करती हैं, जैसे कोई एजेंट या ब्रोकर बिना खुद गुड्स या सर्विसेज सप्लाई किए। इस बदलाव से इंडियन एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट बेनिफिट्स क्लेम करने में आसानी होगी और वो ग्लोबली ज्यादा कंपेटिटिव बन पाएंगे। सही है। तो कुल मिलाकर इन रिफॉर्म्स के फायदे क्या नजर आ रहे हैं मोटे तौर पे? फायदे कई डायमेंशंस में है। एक तो सोशल प्रोटेक्शन बढ़ेगी, खासकर इंश्योरेंस और मेडिसिन पर रिलीफ से। दूसरा, कंज्यूमर रिलीफ मिलेगा, चीजें सस्ती होंगी, सेविंग्स बढ़ सकती है, कंजम्पशन स्टिम्युलेट हो सकता है, जिससे नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ में करीब 20-30 बेसिस पॉइंट्स का बूस्ट आ सकता है। 20-30 बीपीएस बूस्ट। ओके। जी, एमएसएमईज को सपोर्ट मिलेगा क्योंकि उनके इनपुट कॉस्ट्स कम होंगे तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, ईज ऑफ लिविंग इन कंप्लायंस बेहतर होगी और सिंपलर सिस्टम से वॉलंटरी कंप्लायंस बढ़ने की उम्मीद है, जिससे रेवेन्यू एक्सपेंशन का पोटेंशियल भी है। लेकिन हर बड़े बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। यहाँ क्या कंसर्न्स हैं, मतलब क्या दिक्कतें आ सकती हैं? हाँ, चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ा कंसर्न तो इमीडिएट रेवेन्यू लॉस का है, जिसका अनुमान FY 23-24 कंजम्पशन के आधार पर करीब 48,000 करोड़ लगाया गया है। 48,000 करोड़, ये तो काफी बड़ा अमाउंट है। जी। दूसरा बड़ा मुद्दा इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC का है। खासकर हेल्थ केयर और इंश्योरेंस सेक्टर्स में इनपुट्स पर ITC हटाने से कंपनीज की कॉस्ट्स बढ़ सकती हैं, जिसका असर अंततः कंज्यूमर पर आ सकता है। बिजनेसेस को नए सिस्टम में ढलने के लिए कंप्लायंस और ट्रांजिशन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म में। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर आइडियाज का इशू भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, जहां इनपुट्स पर टैक्स फाइनल प्रोडक्ट से ज्यादा है, जैसे बाइसाइकिल्स 5% GST पर है, पर उन्हें बनाने में लगने वाले स्टील, प्लास्टिक 18% GST पर है। हाँ, ये आइडियाज वाला मसला तो GST 1.0 से ही चल रहा है। और एक एंटी प्रॉफिटेरिंग का मुद्दा भी था, उसका क्या हुआ? हाँ, वो भी एक कंसर्न है। नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी NAA को 2022 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI के साथ मर्ज कर दिया गया था। अब एक डेडिकेटेड बॉडी न होने से यह सुनिश्चित करना चैलेंजिंग हो सकता है कि टैक्स कट्स का बेनिफिट कंज्यूमर्स तक फेयर प्राइस ट्रांसमिशन के जरिए पहुंचे। ओवरसाइट थोड़ी कमजोर हो सकती है। ये सब डिसीजंस लेने वाली GST काउंसिल के बारे में भी थोड़ा बताएं। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस और फंक्शनिंग क्या है? एस्पिरेंट्स के लिए ये जानना जरूरी है। जरूर। GST काउंसिल का गठन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 279A के तहत किया गया है। ये GST से जुड़े सभी मामलों पर रिकमेंडेशंस देने वाली एपेक्स बॉडी है। इसके चेयरपर्सन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। मेंबर्स में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फाइनेंस रेवेन्यू और सभी स्टेट्स UTs के फाइनेंस मिनिस्टर्स शामिल होते हैं। इसमें वोटिंग पावर कैसे डिवाइडेड है? इसमें वोटिंग वेटेज सेंटर का 1/3 और स्टेट्स का मिलाकर 2/3 होता है और कोई भी डिसीजन लेने के लिए 3/4 मेजॉरिटी चाहिए होती है। इसकी मीटिंग्स जनरली क्वार्टरली होती हैं। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जो यूनिफॉर्मिटी और स्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है। तो GST 2.0 पर निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? क्या ये सही दिशा में एक कदम है? GST 2.0 रिफॉर्म निश्चित रूप से एक सिंपलर, फेयर और मोर एफिशिएंट इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम की दिशा में एक बड़ा कदम है। रेट्स कम करने और कंप्लायंस सुधारने से अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, MSME ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा और इकोनॉमिक एक्सपेंशन इंक्लूसिव होगा। हालांकि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सस्टेन्ड फिस्कल मॉनिटरिंग, ITC रूल्स में क्लैरिटी और एंटी प्रॉफिटियरिंग पर इफेक्टिव ओवरसाइट बहुत जरूरी होगी। ये देखना होगा कि इम्प्लीमेंटेशन कैसा रहता है। GST रिफॉर्म से ही जुड़ा है। GST का जिक्र यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल और GST ई-कोर्ट्स पोर्टल का लॉन्च, ये कैसे काम करेगा? ये GST क्या है एग्जैक्टली? GSTA को सेक्शन 109 ऑफ द CGST एक्ट 2017 के तहत एस्टैब्लिश किया गया है। ये GST रिजीम में सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी है। मतलब अगर कोई टैक्स पेयर टैक्स डिपार्टमेंट के फर्स्ट अपील के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो GSTA में जा सकता है। इसका मेन पर्पस GST अपीलेट अथॉरिटीज के ऑर्डर्स के खिलाफ अपील सुनना और एक इंडिपेंडेंट क्वाजी जुडिशियल फोरम प्रोवाइड करना है। अच्छा, तो ये एक तरह से हाई कोर्ट जाने से पहले का फोरम है GST मामलों के लिए। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को कैसे रिफ्लेक्ट करता है? हाँ, कह सकते हैं। इससे हाई कोर्ट्स का बोझ भी कम होगा। इसकी प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में होगी और एक्सेसिबिलिटी के लिए देश भर में 45 लोकेशंस पर 31 स्टेट बेंचेस होंगी। हर बेंच में 2 जुडिशियल मेंबर्स, 1 टेक्निकल मेंबर सेंटर से और 1 टेक्निकल मेंबर स्टेट से होंगे। ये स्ट्रक्चर सेंटर और स्टेट्स दोनों की रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित करता है, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का प्रतीक है। इससे यूनिफॉर्म, इम्पार्शियल और टाइमली फैसले होने की उम्मीद है और टैक्स पेयर्स कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
और ये जीएसटी कोर्ट्स पोर्टल, ये क्या चीज़ है? ये जीएसटी का डिजिटल फेस है एक तरह से। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां अपील्स फाइल की जा सकती हैं, केस ट्रैक किया जा सकता है और वर्चुअल हियरिंग्स भी हो सकती है। इसमें ई फाइलिंग, रियल टाइम स्टेटस ट्रैकिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी मॉडर्न फीचर्स होंगी। इसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, जीएसटीएन, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के कोलैबोरेशन से डेवलप किया है। तो इस पोर्टल के लॉन्च का सिग्निफिकेंस क्या है? फायदे क्या होंगे? फायदे कई हैं। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा, डिजिटल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करेगा, एपेलेट मैकेनिज्म में यूनिफॉर्मिटी लाएगा और सबसे जरूरी ट्रांसपेरेंसी और एक्सेसिबिलिटी बढ़ाएगा, खासकर स्मॉल टैक्स पेयर्स और रिमोट एरियाज में रहने वालों के लिए। चलिए अब टैक्स रिफॉर्म से हटकर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में काफी हलचल है। हाल ही में इंडिया ने अपना पहला 2nm चिप डिजाइन किया है। ये तो बड़ी खबर है। हाँ, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है बिल्कुल। आर्म, जो एक लीडिंग सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनी है, उसने बेंगलोर में अपना नया डिजाइन ऑफिस खोला है और उसी मौके पर इंडिया के पहले 2nm चिप डिजाइन को अनवील किया गया। ये इंडिया की ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनने की एम्बिशन में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। ये 2nm चिप इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? और सेमीकंडक्टर्स को ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या है हमारी डेली लाइफ और इकोनॉमी के लिए? देखिए, सेमीकंडक्टर्स, जिन्हें हम आम भाषा में चिप्स कहते हैं, वो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की जान है। स्मार्टफोन से लेकर कार्स, कंप्यूटर्स, मेडिकल डिवाइसेस, डिफेंस सिस्टम्स तक, मतलब हर जगह लगते हैं। चिप का nm यानी नैनोमीटर उसके अंदर लगे ट्रांजिस्टर्स के साइज को बताता है। ट्रांजिस्टर्स जितने छोटे होंगे, जैसे 2nm, चिप उतनी ही ज्यादा पावरफुल होगी, एनर्जी एफिशिएंट होगी, कम हीट जनरेट करेगी और डिवाइसेस हल्के और कॉम्पैक्ट बनेंगे। स्ट्रेटेजिकली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी, स्पेस मिशंस और एडवांस डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए। अच्छा, और ग्लोबल सिनेरियो क्या है सेमीकंडक्टर मार्केट का, और इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट 2030 तक USD 1 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। करंटली इसे कुछ ही देश डोमिनेट करते हैं: ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, चाइना और US। अकेले ताइवान दुनिया के 60% से ज्यादा चिप्स और 90% से ज्यादा एडवांस चिप्स बनाता है। 90% एडवांस चिप्स, बाप रे। हाँ, ये सप्लाई चेन कॉन्सेंट्रेशन एक बहुत बड़ा रिस्क है, जैसा हमने कोविड के टाइम देखा भी। इंडिया इस ग्लोबल सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन में एक रिलायबल और ट्रस्टेड ऑल्टरनेटिव बनकर उभरना चाहता है। तो इस एम्बिशन को अचीव करने के लिए इंडिया क्या मेजर ऑनगोइंग इनिशिएटिव्स ले रहा है? सरकार क्या कर रही है? सरकार ने 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था, जिसके तहत कई स्कीम्स चल रही हैं। जैसे पहली है सेमीकंडक्टर फैब स्कीम, जो कंपनीज इंडिया में एडवांस्ड वेफर फैब्रिकेशन यूनिट्स, मतलब 28 nm या उससे कम टेक्नोलॉजी वाली, लगाएंगी, उन्हें प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% तक फिस्कल सपोर्ट मिलेगा। दूसरी, डिस्प्ले फैब स्कीम। इसी तरह एमोलेड LCD डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए भी 50% सपोर्ट है। तीसरी, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स एंड ATMPO SAT स्कीम। ये स्कीम कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, सेंसर्स, पैकेजिंग यूनिट्स वगैरह के लिए है। और चौथी, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। चिप डिजाइनिंग में स्टार्टअप्स और MSMEs को एनकरेज करने के लिए 15 करोड़ रुपीस तक का इंसेंटिव है। ये तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने के लिए इंसेंटिव्स हो गए। डिजाइन और R&D पर भी फोकस दिख रहा है। बिल्कुल, डिजाइन बहुत क्रूशल है। सेमिकॉन इंडिया एक्सपोजिशन एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां ग्लोबल लीडर्स जुड़ते हैं। 2025 में इसका 4th एडिशन हुआ, जिसका थीम था बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। यहाँ 12 नए MOUs भी साइन हुए हैं। स्किलिंग पर बहुत जोर है। AICTE ने VLSI करिकुलम अपडेट किया है। NILT कैलिकट का स्मार्ट लैब 1 लाख इंजीनियर्स को ट्रेन करेगा। चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम चल रहा है। फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम MP में 20,000 इंजीनियर्स को ट्रेन करेगा। ग्लोबल कोलैबोरेशन भी की है, जैसे इंडिया US ICT यानी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इसमें सेमीकंडक्टर्स, AI, क्वांटम टेक पर कॉर्पोरेशन शामिल है। अच्छा, ICT इनिशिएटिव जी, और R&D प्रमोशन के लिए नोएडा और बेंगलुरु में 3nm चिप डिजाइन सेंटर्स बनाने की योजना है 2025 तक। सिलिकॉन कार्बाइड, SiC और 3D ग्लास पैकेजिंग पर भी काम हो रहा है। और ISRO ने लॉन्च व्हीकल्स के लिए अपना इंडिजिनस प्रोसेसर विक्रम 32-बिट भी डेवलप किया है। काफी कुछ हो रहा है। एम्बिशन बड़ी है, इनिशिएटिव्स भी कई हैं, लेकिन चैलेंजेस तो होंगी। इस सेक्टर में घुसना आसान नहीं है। निश्चित रूप से चैलेंजेस काफ़ी हैं और बड़ी हैं। हमारे पास इंडिजिनस IP और R&D अभी लिमिटेड है, काफ़ी डिपेंडेंसी है फॉरेन टेक पर। जियोपॉलिटिकल रिस्क्स हैं, जैसे US के एक्सपोर्ट कंट्रोल्स का असर पड़ सकता है। फिलहाल फोकस मैच्योर नोड्स 28 nm पर ज़्यादा है, जबकि कटिंग एज टेक्नोलॉजी 3 nm एंड 5 nm की तरफ बढ़ रही है। यहाँ गैप है। डोमेस्टिक सप्लाई चेन वीक है, मतलब चिप्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स, केमिकल्स, गैसेस चाहिए, उनके लोकल सप्लायर्स की कमी है। सप्लाई चेन का इशू तो है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर और R&D कॉस्ट लगते हैं, बहुत पैसा चाहिए। इकोसिस्टम प्लेयर्स, इंडस्ट्री, एकेडमिया, गवर्नमेंट के बीच कोलैबोरेशन अभी भी फ्रैगमेंटेड है।
हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स की टैलेंट शॉर्टेज है, खासकर कटिंग एज डिजाइन और फैब्रिकेशन में। रिलायबल पावर सप्लाई, क्लीन वाटर, एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट्स हैं। चिप फैब्स को 24/7 क्लीन पावर और अल्ट्रा प्योर वाटर चाहिए होता है। एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं, क्योंकि चिप मेकिंग में बहुत एनर्जी और वाटर कंज्यूम होता है और हैजर्डस मटेरियल्स यूज होते हैं। ये तो काफी लंबी लिस्ट है चैलेंजेस की। तो इन चैलेंजेस से निपटने के लिए वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? आगे क्या करने की जरूरत है? आगे बढ़ने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी चाहिए होगी। सबसे पहले इंडिजिनस R&D एंड IP को स्ट्रेंथन करना होगा, इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स का फायदा उठाकर इंडिया को रिलायबल मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के तौर पर पोजीशन करना होगा, शायद US लेड चिप 4 अलायंस जैसी इनिशिएटिव्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन से। एडवांस नोड कैपेबिलिटी 3 to 5 nm डेवलप करने के लिए जॉइंट वेंचर्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स पर फोकस करना होगा। डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रेनिंग फैब्स बनाने होंगे, टैक्स ब्रेक्स देने होंगे। रॉ मटेरियल्स का क्या? हाँ, रॉ मटेरियल इंडस्ट्री जैसे सिलिकॉन वेफर्स, स्पेशलिटी गैसेस, केमिकल्स की डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ानी होगी। एकेडेमिया, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच एंड टू एंड कोलैबोरेशन प्रमोट करना होगा। और सबसे जरूरी स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करनी होगी, करिकुलम अपडेट करके, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाकर। तो कुल मिलाकर इंडिया का सेमीकंडक्टर पुश कितना सिग्निफिकेंट है? क्या ये इंडिया को बदल सकता है? टेक्नोलॉजिकल सॉवरेंटी की ओर अगर R&D, ग्लोबल पार्टनरशिप्स और स्किल्ड वर्कफोर्स पर फोकस बनाए रखा तो इंडिया आने वाले सालों में ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स में एक की प्लेयर बन सकता है। UPSC मेंस में साइंस एंड टेक और इकोनॉमी दोनों पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट की बात चल रही है तो अगला टॉपिक PM मित्रा स्कीम का लेते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में एक PM मित्रा पार्क का फाउंडेशन स्टोन रखा गया। ये स्कीम किस बारे में है? क्या है ये PM मित्रा? PM मित्रा का मतलब है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल पार्क्स। इस स्कीम का मेन एम इंडिया को ग्लोबल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना है। इसके तहत बड़े बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जा रहे हैं, जहां स्पिनिंग से लेकर गारमेंटिंग तक मतलब पूरी वैल्यू चेन एक ही जगह मौजूद हो। अच्छा, इंटीग्रेटेड पार्क्स। स्कीम के डिटेल्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स, फंडिंग वगैरह? इसे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने लॉन्च किया है। टाइम फ्रेम है 2021-22 से 2027-28 और टोटल आउटले है 4,445 करोड़ रुपए। ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड क्लास इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाना जो पूरी वैल्यू चेन कवर करे। ये 5F विजन पर बेस्ड है: फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन। टारगेट्स है 70,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना और 20 लाख जॉब्स क्रिएट करना। 5F विजन, फार्म टू फॉरेन। इंटरेस्टिंग। पार्क्स के लिए साइट्स कैसे सिलेक्ट होती हैं और ये बनेंगे कैसे? इंप्लीमेंटेशन मॉडल क्या है? स्टेट्स को प्रपोजल्स देने होते हैं जिसमें कम से कम 1,000 एकर्स की एनकम्ब्रेंस फ्री लैंड, सपोर्टिव स्टेट पॉलिसीज और मौजूदा टेक्सटाइल इकोसिस्टम स्ट्रेंथ दिखानी होती है। 2023 में 7 साइट्स आइडेंटिफाई की गई हैं: तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। हर पार्क एक स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV के थ्रू डेवलप होगा, जिसमें सेंटर की 49% और स्टेट की 51% इक्विटी होगी। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पर चलेगा। मास्टर डेवलपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा और मेंटेन करेगा। क्या क्या फैसिलिटीज होंगी इन पार्क्स में? फैसिलिटीज में प्लग एंड प्ले फैक्ट्रीज, टेस्टिंग लैब्स, डिजाइन सेंटर्स, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, CETPs, लॉजिस्टिक्स हब्स, वर्कर्स हॉस्टल्स सब शामिल होंगे। बेसिकली एक सेल्फ कंटेन्ड इकोसिस्टम बनाने का आइडिया है। इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे दी जा रही है? सरकार कैसे मदद कर रही है? 2 तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट है। पहला, डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट। TCS पार्क बनाने के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30% तक ग्रांट मिलेगा, जिसकी लिमिट ग्रीनफील्ड पार्क जो बिल्कुल नया बन रहा है के लिए 500 करोड़ और ब्राउनफील्ड पार्क जो किसी मौजूदा क्लस्टर को अपग्रेड करके बन रहा है के लिए 200 करोड़ है। दूसरा है कॉम्पिटिटिवनेस इंसेंटिव सपोर्ट। पार्क में जल्दी आकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वाली कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए 300 करोड़ पर पार्क तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। ये पहले आओ पहले पाओ जैसा है। अच्छा, अर्ली मूवर्स के लिए इंसेंटिव? जी, इसके अलावा दूसरी गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे पावर सब्सिडी, स्किलिंग स्कीम्स के साथ कन्वर्जेंस भी है ताकि बेनिफिट्स मल्टीप्लाई हों। पार्क मेंटेनेंस के लिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए 10% तक कमर्शियल एरिया भी अलाउ किया गया है। इस तरह के बड़े इंटीग्रेटेड पार्क्स की नीड क्यों महसूस हुई? इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर कैसा है अभी? क्या दिक्कतें थी पहले? इंडिया का टेक्सटाइल वैल्यू चेन काफी फ्रैगमेंटेड है। ज्यादातर MSMEs हैं जो वैल्यू चेन के किसी 1-2 स्टेज में ही स्पेशलाइज करते हैं, जैसे कोई सिर्फ स्पिनिंग करता है, कोई वीविंग, कोई प्रोसेसिंग। इससे ओवरऑल एफिशिएंसी कम होती है और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स बढ़ती हैं। प्रोसेसिंग यूनिट्स, रिलायबल पावर, टेस्टिंग फैसिलिटीज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं। टेक्नोलॉजी कई जगह आउटडेटेड है।
पहले की स्कीम्स जैसे स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स साइट पी थीं, लेकिन वो ग्लोबल स्केल पर कंपेटिटिवनेस नहीं दे पा रही थीं, उनका साइज छोटा था। और टेक्सटाइल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्रीकल्चर के बाद इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। करीब 4.5 करोड़ लोग जुड़े हैं। ये लेबर इंटेंसिव है और रूरल इकोनॉमी और एक्सपोर्ट्स पर इसका स्ट्रॉन्ग मल्टीप्लायर इफेक्ट है, इसलिए इसे बूस्ट देना जरूरी था। इंडिया के टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर का ब्रीफ ओवरव्यू दें तो मतलब नंबर्स क्या कहते हैं? इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है चाइना के बाद और 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। ग्लोबल ट्रेड का लगभग 3.9%। हमारी जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन करीब 2.3% है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 13% और टोटल एक्सपोर्ट्स में करीब 12%। 2023-24 में $34.4 बिलियन। एमएसएमईज इसमें डोमिनेट करते हैं, अबाउट 80% कैपेसिटी। सरकार इसे सपोर्ट करने के लिए PMMITRA के अलावा PLI स्कीम फॉर टेक्सटाइल्स, समर्थ स्कीम स्किलिंग के लिए, ATUFS मॉडर्नाइजेशन सब्सिडी, कस्तूरी कॉटन इनिशिएटिव, इंडियन कॉटन की ब्रांडिंग, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन NTTM जैसी कई इनिशिएटिव्स चला रही हैं और 100% FDI भी ऑटोमेटिक रूट से अलाउड है। तो PMMITRA का एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट क्या होगा? क्या उम्मीदें हैं इससे? उम्मीद है कि इससे वैल्यू चेन इंटीग्रेट होगी, जिससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी क्योंकि सब कुछ एक ही जगह होगा, एक्सपोर्ट्स और FDI बढ़ेंगे क्योंकि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, लार्ज स्केल पर जॉब्स क्रिएट होंगे, खासकर ऑर्गेनाइज सेक्टर में और रूरल एरियाज के आसपास। ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस प्रमोट होंगी क्योंकि CTPs वगैरह होंगे और ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इंडिया की पोजीशन मजबूत होगी। तो लगता है PMMITRA स्कीम टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है अगर सही से इंप्लीमेंट हुई तो। बिल्कुल, पोटेंशियल तो बहुत है। ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव है। PPP मॉडल, एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किलिंग पर फोकस करके ये सेक्टर की फ्रैगमेंटेशन कम करने, प्रोडक्शन मॉडर्नाइज करने और 5F विजन को रियलाइज करने में मदद करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और एफिशिएंसी की बात हो रही है तो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी NLP 2022 का जिक्र भी जरूरी है। हाल ही में इसकी 3rd एनिवर्सरी मनाई गई। क्या अपडेट्स हैं इस फ्रंट पर? लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई क्या? हाँ, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने NLP की 3री सालगिरह मनाई। कुछ पॉजिटिव ट्रेंड्स दिखे हैं। इंडिया की रैंक वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI में सुधरी है। 2018 में 44 थी, 2023 में 38 हो गई। ये अच्छी बात है। और नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की 2023-24 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अब GDP का 7.97% है। ये पहले के अनुमानों जो 13-14% तक थे से काफी कम है। हालांकि अभी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज जहां ये 8-10% होता है के मुकाबले ज्यादा है, तो सुधार है पर अभी और गुंजाइश है। 7.97%। ये काफी सिग्निफिकेंट रिडक्शन है पिछले एस्टिमेट से। NLP का बैकग्राउंड क्या है? ये PM गति शक्ति से कैसे जुड़ी है? NLP सितंबर 2022 में लॉन्च हुई थी। ये PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान PMGSNMP को कॉम्प्लीमेंट करती है, मतलब उसकी पूरक है। PM गति शक्ति का फोकस ज्यादातर हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, जैसे रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स बनाना, फिजिकल कनेक्टिविटी इंप्रूव करना, जबकि NLP सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करती है, यानी प्रोसेस रिफॉर्म्स, डिजिटाइजेशन, स्किलिंग, इंटरमिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, रेगुलेशंस को स्ट्रीमलाइन करना, पेपर वर्क कम करना वगैरह। दोनों मिलकर इंडिया के लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने का एम रखते हैं। अच्छा, तो गति शक्ति इज इक्वल्स टू हार्ड इंफ्रा, NLP इज इक्वल्स टू सॉफ्ट इंफ्रा। गॉट इट। NLP के स्पेसिफिक विजन और टारगेट्स क्या हैं? विजन है इंडिया में एक टेक्नोलॉजिकली इनेबल्ड, इंटीग्रेटेड, कॉस्ट एफिशिएंट, रेजिलिएंट, सस्टेनेबल और ट्रस्टेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम बनाना। टारगेट्स हैं बाय 2030 लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को घटाकर ग्लोबल बेंचमार्क्स मतलब विकसित देशों के स्तर तक लाना, LPI रैंक में टॉप 25 में शामिल होना और एक डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाना लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी मॉनिटर करने के लिए। इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है? कोई स्पेसिफिक प्लान है? और अब तक क्या अचीवमेंट्स रही हैं? इम्प्लीमेंटेशन एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान CLAP के थ्रू हो रहा है, जिसमें 8 की एक्शन एरियाज हैं, जैसे डिजिटल सिस्टम्स इंटीग्रेट करना, IDLS, लॉजिस्टिक्स पॉक्स बनाना, XM एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉजिस्टिक्स सुधारना, स्टेट्स को एंगेज करना वगैरह। की अचीवमेंट्स पिछले 2-3 सालों में शामिल हैं। 1. लीड्स लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। ये स्टेट्स के बीच कंपेटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है लॉजिस्टिक्स सुधारने के लिए। 2025 वर्जन में कॉरिडोर बेस्ड असेसमेंट भी इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब किसी रूट पर जर्नी टाइम, स्पीड वगैरह मेजर करना। लीड्स इंडेक्स, हाँ ये सुना है। 2. ULIP यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो 30 से ज्यादा लॉजिस्टिक्स रिलेटेड गवर्नमेंट सिस्टम्स को इंटीग्रेट करता है। अगस्त 2025 तक इसने 160 करोड़ से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस इनेबल किए हैं। काफी सक्सेसफुल रहा है। 3E लॉग्स पोर्टल, ये लॉजिस्टिक्स सेक्टर स्टेक होल्डर्स के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल इंटरफेस है। मतलब अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं।
2025 तक 140 में से 100 इश्यूज रिजॉल्व किए जा चुके थे। 4. स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स. 27 स्टेट्स यूटीज ने अपनी स्टेट लॉजिस्टिक्स पॉलिसीज बनाई हैं और 19 ने लॉजिस्टिक्स को इंडस्ट्री स्टेटस दिया है, जिससे फंडिंग आसान होती है. 5. LDB 2.0 लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक। ये रियल टाइम कंटेनर ट्रैकिंग सिस्टम है विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। ये ULIP और LDB काफी यूजफुल लग रहे हैं. लॉजिस्टिक्स सेक्टर को सपोर्ट करने वाली और कौन सी इनिशिएटिव्स हैं? हाँ, इनके अलावा लॉजिस्टिक्स सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया गया है, जिससे इसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग और चीपर फंडिंग मिल सकती है. एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के साथ मिलकर स्माइल प्रोग्राम चलाया जा रहा है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स इंप्रूवमेंट के लिए. भारतमाला परियोजना के तहत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स MMLPs बनाए जा रहे हैं. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स DFCs बन रहे हैं, मालगाड़ियों के लिए अलग ट्रैक्स. लॉजिस्टिक्स फोकस्ड एजुकेशन और रिसर्च के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय एस्टैब्लिश किया गया है और GST के तहत ई-वे बिल सिस्टम ने भी गुड्स मूवमेंट स्ट्रीमलाइन किया है. इतने एफर्ट्स के बावजूद चैलेंजेस क्या है अभी भी? लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अभी भी डेवलप्ड कंट्री से ज्यादा क्यों है? चैलेंजेस बने हुए हैं बिल्कुल. मॉडल इम्बैलेंस एक बड़ा इशू है. अभी भी ज्यादातर माल करीब 71% रोड से जाता है, जबकि रेल का शेयर सिर्फ 18% के आसपास है. रोड ट्रांसपोर्ट महंगा और लेस एफिशिएंट होता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए. सेक्टर काफी अनऑर्गेनाइज्ड है. करीब 90% ऑपरेटर्स छोटे हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी की कमी होती है. डिजिटल डिवाइड है, सभी प्लेयर्स टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं. रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी भी है, मल्टीपल एजेंसीज, ओवरलैपिंग रेगुलेशंस, GST कंप्लायंस इश्यूज वगैरह अभी भी है. मॉडल मिक्स सुधारना और सेक्टर को ऑर्गेनाइज करना जरूरी लगता है। तो वे फॉरवर्ड क्या सुझाया गया, आगे क्या करना चाहिए? फोकस एफिशिएंट मॉडल मिक्स पर होना चाहिए. DFCs का इस्तेमाल बढ़ाना, इनलैंड वाटरवेज को डेवलप करना, रोल ऑन रोल ऑफ सर्विसेज प्रमोट करना, ई-कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, BOPIS, बाय ऑनलाइन, पिकअप इन स्टोर जैसे न्यू फॉर्मेट्स के हिसाब से लॉजिस्टिक्स को अडेप्ट करना होगा. इनकी नीड्स अलग है. स्टार्टअप्स और स्मॉल ऑपरेटर्स को सपोर्ट करने के लिए PPPs इनकरेज करनी होंगी. टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, AI, ऑटोमेशन, IoT को और बढ़ाना होगा और शायद जिदी शक्ति विश्वविद्यालय जैसे इंस्टीट्यूशंस को और स्ट्रेंथन करना होगा स्किल्ड मैन पावर डेवलप करने के लिए. NLP का ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या है इंडियन इकोनॉमी के लिए? ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इसका महत्व बहुत ज्यादा है. लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होने से हमारी मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबली कंपेटिटिव बनेगी. चीजें सस्ती होंगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर होगा, सस्टेनेबिलिटी और डिजिटाइजेशन प्रमोट होगी, प्रोडक्शन और कंजम्पशन हब्स बेहतर तरीके से कनेक्ट होंगे. ये सब मिलकर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के गोल्स को सपोर्ट करेंगे. लॉजिस्टिक्स बैकबोन है इकोनॉमी की। सही कहा. कंक्लूजन में NLP पर क्या कहेंगे? NLP PM गतिशक्ति के साथ मिलकर इंडिया को 2030 तक एक लॉजिस्टिक्स एफिशिएंट इकोनॉमी बनाने का रोड मैप देती है. डिजिटल इंटीग्रेशन, स्टेट पार्टिसिपेशन और प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन इसके सक्सेस के लिए की रहेंगे. अगर ये टारगेट्स अचीव होते हैं तो इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड हब बनने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगा सकता है. अब एक लीगल डेवलपमेंट पर आते हैं जो बैंकिंग सेक्टर और NPA रेजोल्यूशन से जुड़ा है. सरफाइसी एक्ट 2002. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इसमें कुछ अनॉमलीज हाईलाइट की हैं. क्या मामला है ये? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग लीगल पॉइंट है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है, खासकर GS पेपर 2 और 3 के लिए. सुप्रीम कोर्ट ने सरफेसी एक्ट के सेक्शन 13(8) और सरफेसी रूल्स, सिक्योरिटी इंटरेस्ट एनफोर्समेंट रूल्स 2002 के रूल्स 8 और 9 के बीच एक कंट्रडिक्शन यानी विरोधाभास की ओर इशारा किया है. ये मुद्दा बोरोवर यानी कर्जदार के अपनी गिरवी रखी प्रॉपर्टी को रिडीम करने, छुड़ाने के राइट से जुड़ा है. मतलब बोरोवर कब तक अपना बकाया चुकाकर प्रॉपर्टी वापस ले सकता है. अच्छा, रिडेम्पशन राइट को लेकर कंफ्यूजन है. सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस क्या थी इस मामले में? उन्होंने क्या कहा? SC ने पाया कि सेक्शन 13(8) जिसे 2016 में अमेंड किया गया था, कहता है कि जैसे ही सिक्योर्ड एसेट, गिरवी रखी संपत्ति के ऑक्शन, नीलामी का नोटिस पब्लिश होता है, बोरोवर का रिडेम्पशन राइट खत्म हो जाता है. जी. लेकिन रूल्स 8 और 9 ये इंडिकेट करते हैं कि बोरोवर ऑक्शन की डेट तक ड्यूज पे करके प्रॉपर्टी रिडीम कर सकता है. तो यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट है. नोटिस पब्लिश होते ही राइट खत्म या ऑक्शन डेट तक राइट है. हाँ, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है. जी. SC ने इंटरप्रेट किया कि सेक्शन 13(8) में पब्लिकेशन ऑफ नोटिस का मतलब है प्रॉपर ड्यू प्रोसेस फॉलो करना, जैसे न्यूज़पेपर में छपवाना, बोरोवर को पर्सनली सर्व करना, ईमेल भेजना आदि. सिर्फ नोटिस इशू कर देना काफी नहीं है. और SC ने कहा कि बोरोवर का रिडेम्पशन राइट तभी खत्म होगा जब ये प्रॉपर पब्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, ना कि सिर्फ नोटिस इशू होने से. उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को निर्देश दिया है कि एक्ट और रूल्स के बीच की इन इनकंसिस्टेंसीज को हार्मोनाइज किया जाए, यानी एक रूपता लाई जाए. ठीक है, अब जरा सरफासी एक्ट बैकग्राउंड समझ लेते हैं. इसका मूल ऑब्जेक्टिव और की फीचर्स क्या हैं? ये क्यों लाया गया था?
इसका पूरा नाम है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एडमिनिस्टर करता है। मेन ऑब्जेक्टिव है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एफआईज को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीएस यानी बैड लोन्स की रिकवरी क्विकली करने में मदद करना, बिना कोर्ट के लंबे प्रोसीजर में फंसे। मतलब कोर्ट के बाहर सेटलमेंट। हाँ, एक तरह से एनफोर्समेंट एक्शन विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन। 2020 की एससी रूलिंग के बाद ये कोऑपरेटिव बैंक्स पर भी लागू होता है। इसके तहत लेंडर्स बोरोवर के डिफॉल्ट करने पर 60 दिन का नोटिस देकर उसके सिक्योर्ड एसेट्स को सीज करके ऑक्शन कर सकते हैं। की फीचर्स में शामिल हैं एनपीए क्लासिफिकेशन और 60 डे नोटिस। रिकवरी के तरीके जैसे सिक्योरिटाइजेशन, लोन्स को मार्केटेबल सिक्योरिटीज में बदलना और एसेट रिकंस्ट्रक्शन। इसके लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एआरसीज बनाई गई हैं जो आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड होती हैं। कोर्ट फ्री एनफोर्समेंट सेक्शन 13 के तहत, हालांकि एग्रीकल्चरल लैंड इसका एक्सेप्शन है। एक सेंट्रल रजिस्ट्री CERSI बनाना सिक्योर्ड एसेट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए ताकि फ्रॉड ना हो, और बोरोवर राइट्स जैसे डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल DRT में अपील करने का अधिकार। DRTs रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1993 के तहत बने हैं। तो ये काफी पावरफुल टूल है लेंडर्स के लिए, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या इश्यूज एंड चैलेंजेस सामने आए? हाँ, पावरफुल है पर चैलेंजेस भी हैं। कुछ बोरोवर्स एक्सक्लूडेड हैं, जैसे जिनका लोन 1 लाख रुपए से कम है या जिन्होंने 80% से ज्यादा रीपे कर दिया है, तो छोटे लोन्स कवर नहीं होते। DRT में अपील्स के कारण प्रोसीजरल एंड जुडिशियल डिलेज हो जाते हैं, जिससे एक्ट का पर्पस ही डिफीट होता है। एसेट रिकवरी कई बार कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे वैल्यूएशन इश्यूज या प्रॉपर्टी पर थर्ड पार्टी ओनरशिप क्लेम्स। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ARCs की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी नहीं रही है। रिकवरी रेट कम रहा है, 14.3% FY04 FY13। कुछ सोशो इकोनॉमिक कंसर्न्स भी हैं, जैसे छोटे बोरोवर्स की लाइवलीहुड का लॉस अगर उनकी संपत्ति ऑक्शन हो जाती है। इसके अलावा पावर्स के मिसयूज, वैल्यूएशन डिस्प्यूट, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के हितों की अनदेखी जैसे मुद्दे भी उठते रहे हैं। एनपीए रेजोल्यूशन के लिए सरकार और आरबीआई की दूसरी रिलेटेड इनिशिएटिव्स कौन सी हैं? सार्फ ऐसी अकेला तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे महत्वपूर्ण है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC 2016, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के लिए, कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल्स दोनों के लिए। आरबीआई का प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क जून 2019 है, जो स्ट्रेस्ड एसेट्स के अर्ली रिकग्निशन और रेजोल्यूशन पर जोर देता है वाया इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट्स ICA। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL, जिसे बैड बैंक भी कहते हैं, 2021 में बनाई गई लार्ज NPAs को कंसोलिडेट करके रिजॉल्व करने के लिए और पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हेल्थ सुधारने के लिए पहले इंद्रधनुष प्लान था। तो ये सब मिल के काम करते हैं। तो सरफेसी एक्ट में सुधार के लिए वे फॉरवर्ड क्या है? एससी के ऑब्जर्वेशन के बाद क्या करना चाहिए? पहला कदम तो यही है कि लीगल प्रोविजंस को हार्मोनाइज किया जाए, जैसा SC ने कहा है। सेक्शन 13, 8 और रूल्स, एक्ट और रूल्स में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सरफेसी को IBC के साथ बेहतर तरीके से इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, ताकि ओवरलैप्स और कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो और प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन जैसे AI और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल NPA रेजोल्यूशन प्रोसेस को एफिशिएंट बना सकता है, रिस्क असेसमेंट बेहतर कर सकता है। DRTs को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, ज़्यादा स्टाफ, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी यूज़ बढ़ाना और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीखना, जैसे UK का इंसॉल्वेंसी एक्ट वगैरह। इस एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या रहा है और कंक्लूजन क्या है? सरफेसी एक्ट ने निश्चित रूप से NPA रिकवरी प्रोसेस को स्पीड अप किया है, कोर्ट्स का बर्डन कम किया है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने में मदद की है और लेंडर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। SC की रूलिंग ने बोरोवर राइट्स को क्लैरिफाई किया है, जो फेयरनेस के लिए जरूरी है, लेकिन इनकंसिस्टेंसीज को दूर करना होगा। एक एफिशिएंट, फेयर और ट्रांसपेरेंट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के लिए लीगल प्रोविजंस स्ट्रीमलाइन करना, DRTs RCs को एम्पावर करना और सरफेसी को IBC से अलाइन करना जरूरी है। क्रेडिटर कॉन्फिडेंस और बोरोवर राइट्स के बीच बैलेंस बनाना की रहेगा। चलिए आज के डिस्कशन के आखिरी टॉपिक पर आते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMSY। इस स्कीम ने हाल ही में 5 साल पूरे किए हैं। फिशरी सेक्टर के लिए ये कितनी सक्सेसफुल रही है? जी हाँ, PMSY ने फिशरी सेक्टर में काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है, ऐसा गवर्नमेंट डेटा दिखाता है। इसे सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग द्वारा। 5 साल की अवधि 2020-21 से 2025-26 के लिए ये सभी स्टेट्स यूटीज में इम्प्लीमेंट हो रही है। इसकी नोडल एजेंसी नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है। इसे फिश प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट में जो क्रिटिकल गैप्स थे उन्हें भरने के लिए डिजाइन किया गया था। बेसिकली फिशरी सेक्टर का होलिस्टिक डेवलपमेंट इसका एम है। स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रक्चर क्या है?
किस तरह की स्कीम है ये? मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं फिश प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को सस्टेनेबली बढ़ाना, क्वालिटी, टेक्नोलॉजी और वैल्यू एडिशन इंप्रूव करना, मॉडर्न पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कोल्ड चेन्स, प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाना, फिशरीज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को मजबूत करना और फिशर्स वेलफेयर और इंक्लूसिव ग्रोथ प्रमोट करना। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला, सेंट्रल सेक्टर स्कीम CS, जो 100% सेंटर फंडेड है। ये रिसर्च, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, डेटाबेस बनाने जैसे एक्टिविटीज पर फोकस करती है। दूसरा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम CSS, जिसमें सेंटर और स्टेट्स कॉस्ट शेयर करते हैं। ये प्रोडक्शन एनहांसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मैनेजमेंट फ्रेमवर्क पर फोकस करती है। CSS के भी सब कंपोनेंट्स हैं? हाँ, CSS के 3 सब कंपोनेंट्स हैं। इन्हांसमेंट ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी जैसे एक्वाकल्चर डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जैसे फिशिंग हार्बर्स, कोल्ड चेन्स बनाना और फिशरीज मैनेजमेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जैसे कंजर्वेशन मेजर्स। टारगेट्स क्या रखे गए थे और अचीवमेंट्स क्या रही हैं पिछले 5 सालों में? क्या टारगेट्स मीट हुए? टारगेट्स काफी एम्बिशियस थे। एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी को 3 टन हेक्टेयर से बढ़ाकर 5 टन पर हेक्टेयर करना, पर कैपिटा फिश कंजम्पशन को 5-6 kg से बढ़ाकर 12 kg करना, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को 20-25% से घटा के 10% करना और फिशरी सेक्टर में 55 लाख डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। अचीवमेंट्स एज ऑफ 2024-25 काफी इनकरेजिंग रही हैं। टारगेट्स के काफी करीब पहुंचे हैं। एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी लगभग 4.7 टन पर हेक्टेयर पहुंच गई है। पर कैपिटा कंजम्पशन 12-13 kg हो गया है, टारगेट से भी ज्यादा। इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर बन गया है। वर्ल्ड प्रोडक्शन का एवरेज 8%। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस घटकर 10-15% रह गए हैं और 58 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं। ये भी टारगेट से ज्यादा है। वाह, ये तो काफी इंप्रेसिव अचीवमेंट्स हैं। PMSY के तहत कुछ की इनिशिएटिव्स कौन सी ली गई हैं जिन्होंने ये सक्सेस दिलाई? इसमें विमेन एम्पावरमेंट पर खास फोकस है। उन्हें प्रोजेक्ट्स के लिए 60% तक असिस्टेंस मिलती है। क्लाइमेट रेजिलियंस पर काम हो रहा है। 100 कोस्टल विलेजेस को क्लाइमेट रेजिलियंट कोस्टल फिशरमैन विलेजेस CRCFV के रूप में डेवलप किया जा रहा है। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजीज जैसी मॉडर्न वाटर एफिशिएंट एक्वाकल्चर टेक्निक्स को प्रमोट किया जा रहा है। पोस्ट हार्वेस्ट मार्केटिंग इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। 2195 फिश फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस FFPOs को सपोर्ट दिया गया है। इसके लिए 544.85 करोड़ रुपीस आउटले है। और 2024 में प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना PMMSKSY लॉन्च की गई है, जो PMMSY के तहत ही एक सब स्कीम है और ये वैल्यू चेन्स, माइक्रो एंटरप्राइजेस और रेजिलियंस को और मजबूत करेगी। फिशरी सेक्टर के लिए अदर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव कौन सी चल रही हैं PMMSY के अलावा? PMSY के अलावा ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम, जिसे नील क्रांति मिशन भी कहते हैं, जो 2015-16 में शुरू हुई थी, चल रही है। PMSY ने उसे इंटीग्रेट कर लिया है। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड FIDF 2018 में बनाया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए, स्टेट्स और प्राइवेट सेक्टर को कंसेशनल फाइनेंस देने के लिए। नेशनल पॉलिसी ऑन मरीन फिशरीज NPMF 2017 है और मरीन रिसोर्सेज की मैपिंग और पोटेंशियल फिशिंग जोन्स बताने के लिए GIS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। इतना सब होने के बावजूद सेक्टर में अभी भी क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस अभी भी हैं। गवर्नेंस इश्यूज हैं, खासकर इनलैंड फिशरीज में, जो स्टेट्स के जुरिस्डिक्शन में आता है, जिससे पॉलिसीज और इम्प्लीमेंटेशन में इनकंसिस्टेंसी रहती है। ग्लोबल ट्रेड चैलेंजेस है, जैसे शिपिंग डिसरप्शंस, इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। डिजीज मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती है, खासकर श्रिम्प फार्मिंग में। एंट्रोसाइटोजोन हिपैटोपिनाई, EHP जैसे पैरासाइट्स का फैलना, जिससे प्रोडक्शन लॉस होता है। और क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर्स जैसे MSC ELSA 3 शिपरेक, जिससे मॉरिशस के पास मरीन इकोसिस्टम को डैमेज हुआ, का खतरा भी फिशरीज पर मंडराता रहता है। ओवरफिशिंग भी एक इशू है कई एरियाज में। डिजीजेस और क्लाइमेट चेंज बड़े कंसर्न्स हैं, तो आगे के लिए वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? क्या करने की जरूरत है? रिसर्च और फार्मर्स के बीच पार्टनरशिप मजबूत करनी होगी ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और बेस्ट प्रैक्टिसेस फार्म लेवल तक पहुंचे, जैसे ICAR CIB द्वारा दी जा रही ट्रेनिंग। ग्लोबल मार्केट्स में सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना होगा, जैसे लक्षद्वीप टूना के लिए इको लेबलिंग, ताकि एनवायरमेंटली कॉन्शियस कंज्यूमर्स अट्रैक्ट हों। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग जरूरी है। इंडियन काउंसिल फॉर फिशरी एंड एक्वाकल्चर रिसर्च ICFAR स्टैब्लिश करने की रिकमेंडेशन दी गई है। रिसर्च कोऑर्डिनेट करने के लिए मिनिमम लीगल मेश साइज MLS जैसे कंजर्वेशन मेजर्स को सख्ती से एनफोर्स करना होगा, ताकि जुवेनाइल फिश न पकड़ी जाए। फिशर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस डिसीजन मेकिंग में उनकी भागीदारी को इनकरेज करना होगा। कंक्लूजन में PMMSY और फिशरी सेक्टर पर क्या कहेंगे? PMSY ने फिशरी सेक्टर में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स लाए हैं, प्रोडक्शन बढ़ाया है, लाइवलीहुड सपोर्ट की है और टारगेट्स के काफी करीब पहुंची है। लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए डिजीज मैनेजमेंट, रिसर्च ड्रिवन इनोवेशन, क्लाइमेट रेजिलियंस और बैलेंस्ड रेगुलेशन, कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के बीच पर लगातार फोकस करना होगा।
एक पार्टिसिपेटरी और साइंस बेस्ड अप्रोच ही इंडिया की ब्लू इकोनॉमी को सस्टेनेबल और इंक्लूसिव बना सकता है। स्टेट फाइनेंसेस 2022-23 रिपोर्ट। ये पहली बार है कि ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें पिछले 10 साल यानी 2013-14 से 2022-23 तक का पूरा डेटा है 28 राज्यों के फिस्कल पैरामीटर्स पर। जी हाँ, बिल्कुल। और ये रिपोर्ट अहम इसलिए भी है क्योंकि ये राज्यों के डेट, डेफिसिट, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पैटर्न्स पर, मतलब कर्ज, घाटा, कमाई और खर्च, इन सब के ट्रेंड्स को काफी कॉम्प्रहेंसिवली दिखाती है। अच्छा, अगर हम की फाइंडिंग्स देखें तो एक बड़ी बात यह है कि 2022-23 में राज्यों का जो कुल कर्ज था, टोटल स्टेट डेट जिसे कहते हैं, वो नेशनल जीडीपी का 22.17% था। 22.17%। ये एफआरबीएम एक्ट के टारगेट से कितना अलग है? हाँ, ये जानना जरूरी है। एफआरबीएम एक्ट 2003 का जो बेंचमार्क है वो कहता है कि 2024-25 तक ये कर्ज जीडीपी के 20% से नीचे होना चाहिए। तो हम अभी टारगेट से थोड़ा ऊपर हैं। ठीक है। और सबसे ज्यादा कर्ज वाले राज्य कौन से रहे इसमें? क्या सब एक जैसे हैं? नहीं, काफी अंतर है। डेट टू जीएसडीपी रेशियो अगर देखें, मतलब राज्य की अपनी जीडीपी के मुकाबले कर्ज, तो पंजाब सबसे ऊपर है 40.35% के साथ। बाप रे, 40% से ज्यादा? हाँ, काफी ज्यादा। उसके बाद नागालैंड है 37.15% और फिर वेस्ट बंगाल 33.70%। तो ये टॉप 3 राज्य हैं इस मामले में। और फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे का क्या हाल रहा? देखिए, फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो सभी 28 राज्यों ने डेफिसिट रिकॉर्ड किया है, मतलब कोई भी राज्य सरप्लस में नहीं था। और इसमें भी काफी वेरिएशन है। गुजरात का डेफिसिट सबसे कम रहा, जीएसडीपी का सिर्फ 0.76%। अच्छा, गुजरात सबसे कम। जी, और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश का सबसे ज्यादा 6.46% ऑफ जीएसडीपी, जबकि यहाँ एफआरबीएम का टारगेट है कि डेफिसिट जीएसडीपी के 3.5% से कम रखा जाए। तो मतलब ज्यादातर राज्य इस 3.5% वाले टारगेट से चूक गए होंगे। हाँ, काफी राज्य इसके ऊपर हैं। ये दिखाता है कि राज्यों पर वित्तीय दबाव बना हुआ है। ये दबाव तो समझ आता है। अच्छा, रेवेन्यू कैपेसिटी की बात करें, मतलब राज्यों की खुद की टैक्स कमाने की क्षमता, एसओटीआर, उसमें भी बड़ा अंतर बताया गया? बिल्कुल। स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू एसओटीआर में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे हरियाणा को लें, वहां एसओटीआर उनके कुल रेवेन्यू का लगभग 70% है। 70%? ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अरुणाचल प्रदेश को देखें तो वहां ये सिर्फ 9% है। सिर्फ 9%? मतलब वो केंद्र पर बहुत ज्यादा निर्भर होंगे। बिल्कुल, यही दिखाता है कि कुछ राज्य सेंट्रल ट्रांसफर्स पर कितने ज्यादा निर्भर हैं, और ये पब्लिक डेट बढ़ने के कारणों में से भी एक है। हाँ, तो ये कारण क्या क्या है मुख्य रूप से? पब्लिक डेट क्यों बढ़ रहा है राज्यों का? देखिए, मुख्य कारण तो कई हैं। एक तो बढ़ती हुई सब्सिडीज हैं, जैसे फार्म लोन वेवर्स, मुफ्त बिजली, कैश ट्रांसफर्स वगैरह। हाँ, ये आजकल काफी देखने को मिलता है। जी। दूसरा है हाई कमिटेड एक्सपेंडिचर। इसमें इंटरेस्ट पेमेंट्स आते हैं, सरकारी कर्मचारियों की सैलरीज, पेंशन्स वगैरह। ये सब मिला के 2013-14 से 2022-23 के बीच राज्यों के रेवेन्यू स्पेंडिंग का करीब 42% हिस्सा रहा है। 42%? तो बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। और तीसरा कारण है वीक रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, मतलब राज्य जरूरत के हिसाब से अपना राजस्व नहीं बढ़ा पा रहे हैं। सेंट्रल ट्रांसफर्स पर भारी निर्भरता है और राज्यों की अपनी टैक्स रेजिंग पावर्स भी सीमित हैं। जीएसटी के बाद ये कुछ हद तक और बदला है। तो ये तो हुई राज्यों की वित्तीय स्थिति की बात। अब जरा देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ देखते हैं। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज 2023-24 की रिपोर्ट भी आई है। इसे मोस्पी जारी करता है ना? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये सर्वे सालाना होता है, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स अमेंडमेंट एक्ट 2017 के तहत। इसमें कौन कौन सी इकाइयां शामिल होती हैं? इसमें मूलतः वो फैक्ट्रीज आती हैं जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत रजिस्टर्ड है, या फिर बीडी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट 1966 के तहत। इसके अलावा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में जो नॉन रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग्स हैं वो भी शामिल हैं। हाँ, कुछ चीजें एक्सक्लूडेड हैं, जैसे डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स, ऑयल डिपोज वगैरह। अच्छा, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब ये सर्वे किया क्यों जाता है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के कॉम्पोजिशन, ग्रोथ और स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना। मतलब ये देखना कि अलग अलग इंडस्ट्रीज का क्या योगदान है, उनकी ग्रोथ कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब देखा जाता है आउटपुट, वैल्यू एडेड, एम्प्लॉयमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन के टर्म्स में। ठीक है, तो 2023-24 के की फाइंडिंग्स क्या रहे? कौन सी इंडस्ट्रीज टॉप पर रही? अगर हम ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीवीए के हिसाब से देखें तो टॉप 5 इंडस्ट्रीज रहीं बेसिक मेटल्स, मोटर व्हीकल्स, केमिकल्स एंड केमिकल प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल्स। अच्छा, ये काफी डाइवर्स सेक्टर है। और रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट में कौन से राज्य आगे रहे? एम्प्लॉयमेंट देने में टॉप 5 स्टेट्स हैं तमिलनाडु, उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। तमिलनाडु सबसे ऊपर। ये दिलचस्प है। ग्रोथ इंडिकेटर्स का क्या हाल रहा? कुछ बढ़ोतरी हुई? हाँ, ग्रोथ हुई है। पिछले साल की तुलना में जीवीए में प्लस 11.89% की वृद्धि हुई है और इंडस्ट्रियल आउटपुट में प्लस 5.80% की वृद्धि। ये तो अच्छी खबर है। वर्कर्स की वेतन वगैरह में भी कुछ बढ़ोतरी हुई? जी हाँ, एवरेज एमोल्यूमेंट्स पर वर्कर में भी 5.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अच्छा, आपने जीवीए का जिक्र किया। क्या आप जीवीए और एनवीए जैसे कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और आसान शब्दों में समझा सकती हैं? और फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? जरूर। देखिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीवीए का सीधा सा मतलब है कि उत्पादन की प्रक्रिया में कितनी वैल्यू क्रिएट की गई या जोड़ी गई। इसे हम टोटल आउटपुट में से टोटल इनपुट यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन घटाकर निकालते हैं। ठीक है, आउटपुट माइनस इनपुट। हाँ, और नेट वैल्यू एडेड यानी एनवीए निकालने के लिए हम जीवीए में से डेप्रिसिएशन घटा देते हैं। डेप्रिसिएशन मतलब जो मशीनरी या बिल्डिंग्स हैं उनकी वैल्यू समय के साथ इस्तेमाल होने से कम होती जाती है, उसे घटाते हैं। समझ गया।
और फिक्स कैपिटल? फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है वो लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव एसेट्स जिनकी डिप्रिशिएटेड वैल्यू बिजनेस में लगी हुई हैं, जैसे बिल्डिंग्स, मशीनरी, जमीन वगैरह। ये वो संपत्ति है जो उत्पादन में लंबे समय तक काम आती है। बिल्कुल साफ हो गया, धन्यवाद। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं, इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम IPRS 3.0। इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है। जी, इसे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT ने डेवलप किया है और इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का भी सपोर्ट रहा है। इसका सीधा ऑब्जेक्टिव है भारत के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को और बेहतर बनाना और जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कॉम्पिटिटिवनेस को सुधारना। ये IPRS 3.0 है, मतलब पहले भी इसके वर्जन आए होंगे। इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले 2018 में एक पायलट IPRS आया था, फिर 2021 में IPRS 2.0 आया और अब 2024 में IPRS 3.0 लॉन्च किया गया है, जो कि एक ज़्यादा एक्सपैंडेड और मॉडर्नाइज्ड फ्रेमवर्क के साथ आया है। तो इस नए IPRS 3.0 में क्या खास फीचर्स हैं? क्या नया जोड़ा गया है? इसमें कई नए पैरामीटर्स जोड़े गए हैं जो आज के समय की ज़रूरतों को दर्शाते हैं, जैसे सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है, लॉजिस्टिक्स एंड कनेक्टिविटी कैसी है पार्क में, डिजिटलाइजेशन का स्तर क्या है, स्किल लिंकेजेस हैं या नहीं, और सबसे ज़रूरी टेनेंट फीडबैक एंड सर्विस डिलीवरी कैसी है। टेनेंट फीडबैक मतलब जो कंपनियां वहां काम कर रही हैं उनका फीडबैक? जी हाँ, उनका फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण है और इसी परफॉर्मेंस के आधार पर इंडस्ट्रियल पार्क्स को अब 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, लीडर्स, चैलेंजर्स और एस्पायरर्स। अच्छा, ये वर्गीकरण उनको बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा। क्या ये सिस्टम किसी और प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेटेड है? इंफ्रास्ट्रक्चर की मैपिंग करता है। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक वन स्टॉप पोर्टल जैसा है जहां वो इंडस्ट्रियल लैंड और पार्क्स की जानकारी ले सकते हैं। IPRS रेटिंग इस IILB प्लेटफॉर्म का एक कोर कंपोनेंट है। वैसे इंडस्ट्रियल पार्क्स होते क्या है आम भाषा में? इंडस्ट्रियल पार्क्स मतलब डेजिग्नेटेड जोन्स होते हैं, ऐसी खास जगहें जो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के क्लस्टर्स को होस्ट करने के लिए डेवलप की जाती हैं। इनको कई बार स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या एंटरप्राइज जोन्स भी कहा जाता है। भारत में कितने होंगे ऐसे पार्क? भारत में 4000 से ज्यादा ऑपरेशनल इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं और सरकार नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 20 नए प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स और स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज भी डेवलप कर रही है। चलिए, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अब मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर पर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लार्ज शिप्स को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया है। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण कदम है। लार्ज शिप्स को इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट HML की ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स कैटेगरी में शामिल किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग और मैरीटाइम इंडस्ट्री को मजबूत करना, उसे बढ़ावा देना। यहाँ लार्ज शिप्स की डेफिनेशन क्या रखी गई है? देखिए, लार्ज शिप का मतलब है कोई भी कमर्शियल वेसल जिसका ग्रॉस टनेज 10,000 या उससे ज्यादा हो और वो इंडियन ओनरशिप और फ्लैग वाला हो। अच्छा, 10,000 GT। हाँ, लेकिन अगर वो जहाज भारत में ही बना हो तो ये सीमा घटाकर 1500 GT या उससे ज्यादा रखी गई है। मतलब मेड इन इंडिया जहाजों को प्रोत्साहन देने के लिए ये छूट है। ठीक है, तो HML में शामिल होने का सिग्निफिकेंस क्या है? इससे क्या फायदा होगा शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को? एवलिन में शामिल होने से सबसे बड़ा फायदा है कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग मिलना आसान हो जाएगा, वो भी आसान शर्तों पर। मतलब सस्ता लोन? हाँ, सस्ता और लंबी अवधि का लोन। इसके अलावा ये वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी VGF के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स ECB की लिमिट इनके लिए ज्यादा होगी, टैक्स इंसेंटिव्स मिल सकते हैं और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शंस खुल जाते हैं। ये सब शिप बिल्डिंग और शिप ओनरशिप को बूस्ट करने में मदद करेगा। ये वाकई में जरूरी लगता है, खासकर जब हम सुनते हैं कि भारत का ज्यादातर व्यापार विदेशी जहाजों से होता है। क्या स्टेटस अभी भारत के शिपिंग सेक्टर का? स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारत का लगभग 95% ट्रेड वॉल्यूम विदेशी जहाजों पर निर्भर है। इसकी वजह से सालाना लगभग $75 बिलियन विदेशी शिपिंग कंपनियों को जाता है। $75 बिलियन? ये तो बहुत बड़ी रकम है। जी हाँ, और ग्लोबल शिप बिल्डिंग में भारत का हिस्सा देखें तो वो सिर्फ 0.06% है। बहुत ही कम। इसीलिए सरकार ने मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 बनाया है। हाँ, इसके बारे में सुना है। क्या टारगेट है इसका? इसका टारगेट है 2047 तक भारत को दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशंस में शामिल करना। इसके लिए लगभग ₹54 ट्रिलियन के इन्वेस्टमेंट का अनुमान है। लेकिन चैलेंजेस भी हैं, जैसे हाई बोरोइंग कॉस्ट्स, कैपिटल की कमी, हमारा जहाजी बेड़ा काफी पुराना हो रहा है, एजिंग फ्लीट, टैक्सेशन के कुछ मुद्दे हैं और स्किल गैप्स भी हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस और अभी हम जिस अगले पैकेज की बात करेंगे वो शायद इन्हीं चैलेंजेस को एड्रेस करने की कोशिश है। कैबिनेट ने शिप बिल्डिंग को बूस्ट करने के लिए एक पैकेज अप्रूव किया है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये पैकेज उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका ऑब्जेक्टिव है एक ग्लोबली कम्पिटिटिव और सेल्फ रिलायंस शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम भारत में बनाना। इसके लिए एक 4 पिलर अप्रोच अपनाया गया है। 4 पिलर अप्रोच? ये क्या है 4 पिलर्स? पहला पिलर है डोमेस्टिक कैपेसिटी को मजबूत करना, दूसरा लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को सुधारना, तीसरा ग्रीन फील्ड यानी बिल्कुल नए और ब्राउन फील्ड यानी मौजूदा शिपयार्ड्स को प्रमोट करना, और चौथा स्किल्स, लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क्स को एनहांस करना। अच्छा, और इस पैकेज में की मेजर्स क्या लिए गए हैं? इसमें कई महत्वपूर्ण उपाय हैं। एक तो शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम थी, SBFAS थी, उसे अब मार्च 2036 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। CS को एक्सटेंशन मिला। हाँ, दूसरा एक मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड MDF बनाया जाएगा। ये खास तौर पर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग देगा शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर्स, शिप ओनरशिप, पोर्ट्स, इनलैंड वाटरवेज और कोस्टल शिपिंग के लिए। ये MDF अहम होगा फाइनेंसिंग के लिए। बिल्कुल। तीसरा, एक नई शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम SBDS लॉन्च की गई है।
इसका टारगेट है देश की शिप बिल्डिंग कैपेसिटी को सालाना 4.5 मिलियन ग्रोस टनेज तक एक्सपैंड करना। 4.5 मिलियन जीटी, ये तो मौजूदा क्षमता से काफी ज्यादा होगा। हाँ, ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। और चौथा, एक नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन बनाया जाएगा जो इन सभी इनिशिएटिव्स को कोऑर्डिनेट और ओवरसी करेगा। तो सरकार शिप बिल्डिंग को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। चलिए अब जरा ट्रेड फैसिलिटेशन की बात करते हैं। एडवांस्ड ऑथराइजेशन स्कीम काफी चर्चा में रहती है, ये क्या है? एडवांस्ड ऑथराइजेशन स्कीम, जैसा कि नाम से ही थोड़ा अंदाजा लगता है, ये एक एक्सपोर्ट इंसेंटिव प्रोग्राम है। ये एक्सपोर्टर्स को इस बात की अनुमति देता है कि वो एक्सपोर्ट प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले इनपुट्स को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकें। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट? हाँ, बिना इंपोर्ट ड्यूटी दिए। इसमें नॉर्मल वेस्टेज को भी अलाउ किया जाता है। हाल ही में ये खबरों में इसलिए थी क्योंकि टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए इसका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड बढ़ाया गया था। अच्छा, और इसमें एक और बात थी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स QCOs को लेके। हाँ, एक महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन ये है कि इस स्कीम के तहत जो इनपुट्स इंपोर्ट किए जाते हैं उन पर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स मैंडेटरी नहीं है। ये एक्सपोर्टर्स के लिए प्रक्रिया को सरल बनाता है। एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? कौन ले सकता है इसका फायदा? इसमें मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स एलिजिबल हैं या फिर मर्चेंट एक्सपोर्टर्स जो किसी सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर से जुड़े हुए हों। हर प्रोडक्ट के लिए इनपुट क्वांटिटी नॉर्म्स पहले से डिफाइन किए गए हैं एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स के आधार पर। तो इसका सीधा ऑब्जेक्टिव यही हुआ कि एक्सपोर्टर्स का कॉस्ट बर्डन कम हो और उनकी एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस बढ़े? बिल्कुल सही, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। लागत कम होगी तो वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहतर कम्पीट कर पाएंगे। ये तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स की बात हुई। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के लिए भी कोई नई पहल हुई है? मैंने BHARTI इनिशिएटिव के बारे में सुना है। जी हाँ, एपीडा ने भारतीय इनिशिएटिव लॉन्च किया है। एपीडा यानी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। भारती का फुल फॉर्म क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? भारती का फुल फॉर्म है भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट एनेबलमेंट। इसके दो मुख्य ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, 100 एग्री फूड स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना और दूसरा 2030 तक $50 बिलियन के एग्री फूड एक्सपोर्ट्स का लक्ष्य हासिल करना। $50 बिलियन, ये तो काफी बड़ा टारगेट है। स्टार्टअप्स को कैसे सपोर्ट किया जाएगा? इसमें जो स्टार्टअप सेलेक्ट होंगे उनके लिए 3 महीने का एक इंटेंसिव एक्सेलरेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा। ये प्रोग्राम प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट रेडीनेस, रेगुलेटरी कंप्लायंस और मार्केट एक्सेस जैसे एरियाज पर फोकस करेगा। किन खास क्षेत्रों या टेक्नोलॉजीज पर फोकस रहेगा इस इनिशिएटिव का? देखिए, फोकस एरियाज काफी फॉरवर्ड लुकिंग है। एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे AI बेस्ड क्वालिटी कंट्रोल, ट्रेसेबिलिटी के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, IoT इनेबल्ड कोल्ड चेन्स, एग्री फिनटेक सॉल्यूशंस। ये सब तो काफी कटिंग एज लग रहा है। हाँ, साथ ही हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स पर भी जोर है, जैसे GI टैग गुड्स, ऑर्गेनिक फूड्स, सुपर फूड्स, लाइवस्टॉक प्रोडक्ट्स, आयुष प्रोडक्ट्स और नोवेल प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स। ये इनिशिएटिव कृषि निर्यात में आने वाली चुनौतियों जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मदद, पेरिशेबिलिटी को मैनेज करना, लॉजिस्टिक्स बेहतर करना, क्वालिटी एश्योरेंस देना और वैल्यू एडिशन करने में स्टार्टअप्स की मदद करेगा। ये एग्री स्टार्टअप्स असल में एग्री एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में क्या भूमिका निभा सकते हैं? एग्री स्टार्टअप्स कई तरह से मदद कर सकते हैं। पहला, वो सप्लाई चेन्स को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, जैसे बेहतर कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस देकर। दूसरा, वो क्वालिटी और प्रोसेसिंग में गाइडेंस दे सकते हैं, ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित कर सकते हैं। हाँ, ट्रेसेबिलिटी तो एक्सपोर्ट में बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तीसरा, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, AI, IoT, बिग डेटा का उपयोग करके प्रिसीजन फार्मिंग, क्लाइमेट मैनेजमेंट में मदद कर सकते हैं। और चौथा, वो मार्केट लिंकेजेस बना सकते हैं, प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट डिमांड के साथ अलाइन कर सकते हैं। तो इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। वाकई। स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी की बात चल रही है तो चलिए इनोवेशन पर आते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2025 आ गया है। इसे कौन जारी करता है और इसका पर्पस क्या है? इसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO जारी करता है। GII का पर्पस है दुनिया भर की करीब 139 इकोनॉमीज की इनोवेशन परफॉर्मेंस को मापना। ये कई इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करता है, जैसे इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, अडॉप्शन रेट्स और सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। ये कब से आ रहा है? ये 2007 में लॉन्च हुआ था और अब UN जनरल असेंबली भी इसे साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के लिए एक अथॉरिटेटिव रेफरेंस मानती है। तो इसमें इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी रही है 2025 में? इंडिया की परफॉर्मेंस काफी शानदार रही है। 2025 में हमारी रैंक 38 है। 38? ये पिछले सालों के मुकाबले कैसा है? ये बहुत बड़ा सुधार है। अगर आप 2015 को देखें तो हमारी रैंक 81st थी। तो उस 81st से 38 पर आना एक रिमार्केबल जर्नी है। वियतनाम के साथ इंडिया लगातार 15 सालों से अपनी इनकम लेवल के हिसाब से ओवर परफॉर्मर बना हुआ है। मतलब हम उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो गर्व की बात है। टॉप इनोवेटिव इकोनॉमीज कौन सी हैं? टॉप पर हमेशा की तरह स्विट्जरलैंड है, उसके बाद स्वीडन, फिर USA, साउथ कोरिया और सिंगापुर। अच्छा, रिपोर्ट में ग्लोबल इनोवेशन क्लस्टर्स की भी बात होती है। उसमें भारत की स्थिति कैसी है? हाँ, ग्लोबली जो टॉप इनोवेशन क्लस्टर है वो शेंजिन, हांगकांग, ग्वांगझो, चाइना और हांगकांग का मिलाकर है। भारत के भी कई क्लस्टर्स हैं जो टॉप 100 में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। बेंगलुरु 21st रैंक पर है। बेंगलुरु 21st? या ये तो बहुत अच्छा है। जी, दिल्ली 26th पर है, मुंबई 46th पर और चेन्नई 84th पर। तो हमारे ये 4 शहर दुनिया के टॉप 100 इनोवेशन क्लस्टर्स में शामिल हैं। इंडिया के इनोवेशन लैंडस्केप के बारे में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स बता सकते हैं रिपोर्ट से? हाँ, कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स में देखें तो इंटरनेशनल पेटेंट फाइलिंग्स 2023-24 में 122% बढ़ी हैं,
साइंटिफिक पब्लिकेशंस में 17.7% की वृद्धि हुई है। क्रिएटिव आउटपुट्स में हमारी रैंक 2023 में 49th थी, जो 2025 में सुधर कर 42nd हो गई है। क्रिएटिव आउटपुट्स में भी सुधार है। हाँ, और कल्चरल एंड क्रिएटिव सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में भारत ग्लोबली 13 स्थान पर है। अच्छा, तो इंडिया की इनोवेशन एज कहाँ है? मतलब किन क्षेत्रों में हम खास तौर पर मजबूत हैं? कई क्षेत्रों में है, जैसे आईसीटी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में भारत दुनिया में नंबर 1 है। नंबर 1? जी हाँ, ग्लोबली फर्स्ट। डोमेस्टिक मार्केट स्केल के मामले में हम 3rd हैं। वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम में खासकर लेट स्टेज वीसी डील्स में हम 4th हैं। यूनिकॉर्न वैल्यूएशन में 11th है। इंटेंजिबल एसेट इंटेंसिटी में 8th है। और हमारी इनोवेशन एफिशिएंसी मतलब आउटपुट टू इनपुट रेशियो वो भी काफी हाई है। ये तो काफी प्रभावशाली आंकड़े हैं। सरकार के कौन से मेजर इनिशिएटिव्स हैं जिन्होंने सुधार में मदद की होगी? सरकार ने पिछले कुछ सालों में कई इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया है जो फंडिंग सपोर्ट टैक्स एग्जेम्पशंस देता है। अटल इनोवेशन मिशन एम स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में इनोवेशन कल्चर को बढ़ावा दे रहा है। निधि नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस है। अग्नि मिशन है जो इनोवेटर्स को मार्केट से जोड़ता है। नीति आयोग का फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज रिपोजिटरी है। पीएम रिसर्च फेलोशिप स्कीम है। ये सब मिलकर एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। बिल्कुल। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी भविष्य के ट्रेड को कैसे शेप करेंगे, इस पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2025 भी आई है। हाँ। आपने बताया था इसका थीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI है। हाँ बिल्कुल, इस रिपोर्ट का थीम यही है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी के रूप में ट्रेड, वेल्थ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को रीशेप कर रही है। तो रिपोर्ट के अनुसार AI ट्रेड और इंक्लूसिव ग्रोथ को कैसे बूस्ट कर सकता है? रिपोर्ट कहती है कि AI कई तरीकों से मदद कर सकता है। पहला, ये ट्रेड कॉस्ट्स कम कर सकता है और प्रोडक्टिविटी सुधार सकता है। कैसे? लॉजिस्टिक्स को ऑप्टिमाइज करके, कंप्लायंस आसान करके, रियल टाइम ट्रांसलेशन करके। अनुमान है कि इससे ग्लोबल ट्रेड 2040 तक 34 से 37% तक बढ़ सकता है। 34 to 37%? ये तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हाँ, काफी बड़ा। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि AI शायद स्किल प्रीमियम कम कर सकता है। स्किल प्रीमियम कम कर सकता है? वो कैसे? क्योंकि AI मीडियम और हाई स्किल्ड वर्कर्स के कुछ टास्क्स को सब्स्टिट्यूट कर सकता है या ऑगमेंट कर सकता है। इससे वेज गैप कम होने की संभावना है। रिपोर्ट का अनुमान है कि ग्लोबली ये 3-4% तक कम हो सकता है। ये तो काफी काउंटर इंट्यूटिव लगता है। आमतौर पर माना जाता है कि AI से असमानता बढ़ेगी। हाँ, ये एक अलग पर्सपेक्टिव है रिपोर्ट का। तीसरा, AI नॉलेज डिफ्यूजन को एनहांस कर सकता है, खासकर उन इकोनॉमीज में जो ट्रेड के लिए ओपन है। और चौथा, ये न्यू डेवलपमेंट पाथवेज बना सकता है। जैसे जिन देशों के पास क्रिटिकल मिनरल्स या रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत हैं, वो AI लिंक्ड मैन्युफैक्चरिंग हब्स बन सकते हैं। लेकिन क्या AI से जुड़े कुछ कंसर्न्स भी उठाए गए हैं रिपोर्ट में? हाँ बिल्कुल, कंसर्न्स भी हैं। एक बड़ा रिस्क है कि AI का डेवलपमेंट और एक्सेस कुछ ही बड़ी फर्म्स या इकोनॉमीज में कॉन्सेंट्रेट हो सकता है, जिससे अनइक्वल एक्सेस बढ़ेगा। दूसरा, लेबर मार्केट डिस्ट्रप्शन तो होगी ही। बहुत से जॉब्स ऑटोमेट होंगे, बदलेंगे। इसके लिए रीट्रेनिंग, एजुकेशन और एक्टिव लेबर मार्केट पॉलिसीज की जरूरत पड़ेगी। तो कंक्लूजन क्या है रिपोर्ट का? कंक्लूजन यही है कि AI में इंक्लूसिव ग्रोथ लाने की पोटेंशियल है, लेकिन इसे हार्नेस करने के लिए हमें काम करना होगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्स में इन्वेस्ट करना होगा, कंपटीशन और रेगुलेटरी कोहेरेंस सुनिश्चित करना होगा और WTO जैसे मंचों के जरिए इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन को मजबूत करना होगा ताकि इसके फायदे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ग्लोबल इकोनॉमी की बात चल रही है तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD की इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2025 भी आई है। इसमें भारत के लिए क्या खास है? OECD की ये बायो एनुअल पब्लिकेशन है जो ग्लोबल और नेशनल मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स का एनालिसिस करती है। भारत के लिए इसमें अच्छी खबर है, इसने इंडिया की GDP फोरकास्ट 2025 को अपग्रेड करके 6.7% कर दिया है। 6.7%? पहले कम था अनुमान। हाँ, पहले के अनुमान से इसे बढ़ाया गया है और इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन को भी मॉडरेट करके 2.9% कर दिया है। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक आउटलुक दिखाता है। हालांकि रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क्स के बारे में भी चेताती है, जैसे इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और जियोपॉलिटिकल टेंशंस। ठीक है, चलिए अब जरा समुद्र की गहराइयों की ओर रुख करते हैं। इंडिया ने इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ISA के साथ पॉलोमेटालिक सल्फाइड्स PMS के एक्सप्लोरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये क्या मामला है? जी हाँ, भारत ने ISA के साथ हिंद महासागर में कार्ल्सबर्ग रिज पर पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स PMS की खोज के लिए 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये भारत का तीसरा डीप सी एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट है। तीसरा? पहले दो कौन से थे? पहला कॉन्ट्रैक्ट पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स PMN के लिए था, सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में। दूसरा भी PMS के लिए ही था, लेकिन वो इंडियन ओशन रिज के दूसरे हिस्से में था। एक और एप्लीकेशन भारत की अफेनेसी निकिटिन सी माउंट ANS के लिए पेंडिंग है, जिस पर श्रीलंका भी अपना क्लेम करता है। अच्छा, ये कार्ल्सबर्ग रिज कहाँ पर है? कार्ल्सबर्ग रिज अरेबियन सी में है, नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशन में। ये करीब 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। ये इंडियन और अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच की बाउंड्री बनाता है। और खास बात यह है कि इस रिज पर PMS नोड्यूल्स की एक्सप्लोरेशन के लिए ये पहला ग्लोबल लाइसेंस है जो जारी किया गया है। पहला लाइसेंस, ये तो महत्वपूर्ण है। ये पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स होते क्या हैं असल में? पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स समुद्र की तलहटी पर पाए जाते हैं, खासकर उन जगहों पर जहां समुद्र के नीचे हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं। यहाँ पृथ्वी के मैंटल से गर्म मिनरल रिच फ्लूइड्स बाहर निकलते हैं और ठंडे सी वाटर से मिलते हैं। इस प्रक्रिया में मेटल सल्फाइड्स प्रेसिपिटेट होकर जमा हो जाते हैं। इनमें कौन से मेटल्स होते हैं? ये कॉपर, जिंक, गोल्ड और सिल्वर जैसे कीमती धातुओं में काफी रिच होते हैं।
इसीलिए इन्हें फ्यूचर मेटल, सिक्योरिटी और ब्लू इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए बहुत की माना जा रहा है। और ये इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ISA क्या है? ISA का हेडक्वार्टर किंगस्टन, जमैका में है। ये 1994 में बनी थी UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी UNCLOS 1982 के तहत। इसका मैंडेट है राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के सीबेड में माइनिंग एक्टिविटीज को रेगुलेट करना और साथ ही मरीन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। इसके 170 मेंबर्स हैं और इंडिया भी इसका सदस्य है। ठीक है, डीप सी माइनिंग के बाद अब जरा डिजिटल पेमेंट्स पर आते हैं। इंडिया ने UPI UPU इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU क्या है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU काफी पुरानी संस्था है। ये 1874 में बर्न, स्विट्जरलैंड में एस्टैब्लिश हुई थी। 1948 में ये UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गई। इसके 192 मेंबर्स हैं, भारत भी शामिल है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU के बाद ये दूसरी सबसे पुरानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, दूसरी सबसे पुरानी। इसका काम क्या है? ये ग्लोबल पोस्टल ऑपरेटर्स के बीच कोऑपरेशन का प्राइमरी फोरम है। इसका मुख्य काम है इंटरनेशनल पोस्टल पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट करना और ये सुनिश्चित करना कि सभी को मॉडर्न पोस्टल और फाइनेंशियल सर्विसेज तक यूनिवर्सल एक्सेस मिले। तो UPI UPU इंटीग्रेशन का सिग्निफिकेंस क्या होगा? इसका बड़ा सिग्निफिकेंस है। ये इंडिया पोस्ट के विशाल नेटवर्क का इस्तेमाल करके फास्ट और अफोर्डेबल क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर्स को इनेबल करेगा। मतलब विदेश से पैसा भेजना या मंगाना आसान और सस्ता हो जाएगा, खासकर उन इलाकों में जहां बैंक नहीं है लेकिन पोस्ट ऑफिस है। इससे ग्लोबल फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा मिलेगा और डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स में भारत की भूमिका और मजबूत होगी। ये तो आम आदमी के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अलावा अब जरा कीमती धातुओं की शुद्धता की बात करते हैं। सरकार ने सिल्वर ज्वेलरी के लिए वॉलंटरी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन HUID के बेस्ड हॉलमार्किंग इंट्रोड्यूस की है। हॉलमार्किंग क्या होती है? हॉलमार्किंग का सीधा सा मतलब है किसी ज्वेलरी या आर्टिकल में प्रेशियस मेटल जैसे सोना या चांदी की मात्रा का एक्यूरेट डिटर्मिनेशन करना और उस पर एक ऑफिशियल मार्क लगाना। इसका पर्पस है ऑथेंटिसिटी और क्वालिटी सुनिश्चित करना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना और ट्रेसेबिलिटी बनाए रखना। भारत में से कौन रेगुलेट करता है? इसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS रेगुलेट करता है। BIS के बारे में कुछ बताइए। BIS का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के तहत एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो BIS एक्ट 2016 के तहत बनी है। इसका काम है स्टैंडर्ड्स बनाना, प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करना जैसे ISI मार्क, हॉलमार्किंग और टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज चलाना। तो ये HUID वाली हॉलमार्किंग क्या है? सोने में तो ये अनिवार्य है शायद। हाँ, सोने के लिए HUID बेस्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य है। अब इसे चांदी के लिए वॉलंटरी बेसिस पर शुरू किया गया है। HUID में हर हॉलमार्क्ड आइटम को एक यूनिक 6 डिजिट अल्फान्यूमेरिक कोड मिलता है। इसका फायदा क्या है HUID का? इससे ट्रेसेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। आप पता लगा सकते हैं कि ज्वेलरी कहाँ बनी, कहाँ हॉलमार्क हुई। इससे काउंटरफीट ज्वेलरी पर रोक लगती है और कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। चांदी के लिए अभी ये वॉलंटरी है, मतलब ज्वेलर चाहे तो करवा सकता है। ठीक है, अब कार्यक्रम के आखिरी टॉपिक पर आते हैं। ओपियम कल्टीवेशन इन इंडिया। सरकार ने इसकी एनुअल लाइसेंसिंग पॉलिसी 2025-26 जारी की है। जी, ये पॉलिसी NDPS रूल्स 1985 के तहत जारी होती है। ये रूल्स नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस NDPS एक्ट 1985 के अंतर्गत बनाए गए हैं। ओपियम, जैसा कि हम जानते हैं, ओपियम पॉपी प्लांट पॉपावर्स सोमनिफेरम से निकाला जाता है। इसमें क्या होता है जो इतना महत्वपूर्ण है? इसमें कई इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड्स होते हैं, जैसे मॉर्फिन जो एक पावरफुल एनाल्जेसिक दर्द निवारक है, कोडीन जो कॉफ सिरप्स में इस्तेमाल होता है, टीबेन जिससे कई सेमी सिंथेटिक ओपियोइड्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा इसे एडिबल सीड्स, खसखस और सीड ऑयल के लिए भी उगाया जाता है। इंडिया का लीगल स्टेटस क्या है इस मामले में दुनिया में? भारत की स्थिति यूनिक है। UN सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स 1961 के तहत इंडिया दुनिया का एकमात्र देश है जो लीगली गम ओपियम प्रोड्यूस करने के लिए ऑथराइज्ड है, मतलब पौधे से अफीम का दूध निकालना। 11 और देश हैं जो पॉपी उगाते हैं, लेकिन वो सीधे पौधे से स्ट्रॉ निकालकर एल्कलॉइड्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, गम नहीं निकालते। अच्छा, सिर्फ भारत ही गम ओपियम निकालता है लीगली। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है भारत में, कौन कंट्रोल करता है इसे? NDPS एक्ट 1985 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी कल्टीवेशन को रेगुलेट करती है, लेकिन सिर्फ मेडिकल और साइंटिफिक यूज के लिए। लाइसेंसेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स CBN द्वारा जारी किए जाते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के तहत आता है। किन राज्यों में होती है इसकी खेती? इसकी खेती केवल 3 राज्यों के कुछ अधिसूचित क्षेत्रों में ही हो सकती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और शर्त यह है कि जो भी लाइसेंस्ड कल्टीवेटर्स हैं उन्हें अपनी पूरी उपज सरकार द्वारा तय कीमतों पर CBN को ही बेचनी होगी। इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस पूरी प्रक्रिया का? इसका दोहरा सिग्निफिकेंस है। एक तरफ ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए जरूरी एल्कलॉइड्स की सप्लाई सुनिश्चित करता है, जिससे जरूरी दवाइयां बनती हैं और इनका एक्सपोर्ट भी होता है। दूसरी तरफ स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग और मॉनिटरिंग के जरिए ये इलीगल नार्कोटिक्स ट्रेड को कर्ब करने में मदद करता है। ये एक बहुत ही सेंसिटिव और टाइटली रेगुलेटेड सेक्टर है। बिल्कुल। तो आज हमने अर्थव्यवस्था के कई आयामों को छुआ, राज्यों की वित्तीय सेहत से लेकर उद्योगों की स्थिति, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रेड फैसिलिटेशन, इनोवेशन ट्रेंड्स और फिर कुछ खास सेक्टर जैसे डीप सी माइनिंग और ओपियम कल्टीवेशन तक। ये सब मिलकर भारत की वर्तमान आर्थिक तस्वीर और भविष्य की दिशा का एक खाका खींचते हैं। जी हाँ,
और ये तस्वीर मिली जुली है। एक तरफ राज्यों के बढ़ते कर्ज और घाटे जैसी चुनौतियां हैं, तो दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इनोवेशन में लगातार सुधार और इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर शिपिंग और इंडस्ट्रियल पार्क्स पर सरकार का बढ़ता फोकस जैसे सकारात्मक संकेत भी हैं। असली परीक्षा नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच संतुलन साधने की होगी। और शायद सोचने वाली बात यह भी है कि विकास की रफ्तार तेज करने और दुनिया में अपनी जगह मजबूत करने की कोशिशों के बीच क्या भारत राजकोषीय अनुशासन मतलब फिस्कल प्रूडेंस बनाए रख पाएगा। ये संतुलन साधना ही शायद आने वाले समय की सबसे बड़ी आर्थिक और नीतिगत चुनौती होगी। ये था आज का ऑडियो बुक डिस्कशन फ्रॉम विजन आईएएस मंथली मैगजीन। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें, बिकॉज गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प अदर्स। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरी एंड नोट्स मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।